आज की वीडियो में हम स्टडी करने वाले केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स, ठीक है। और केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एरिन्स जो है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहां जाइए और वहां से उस वीडियो तक आप पहुंच सकते हैं। और इसी तरीके की वीडियो से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन मिलती रहे। रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर भी क्या है, हमारा तीन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 1, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 2 और लास्ट में हमारा क्या है, स्टोरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। इसके बाद हमारा सेकंड क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शन, और इन द लास्ट रिएक्शन विद मेटल। हम आते हैं सबसे पहले समझते हैं कि हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो मैं आपको न्यूक्लियोफिलिक का यहाँ पे मतलब बताता हूँ क्या होता है। देखिए जैसे ये लिखा है न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है, तो इसमें जो न्यूक्लियो लिखा है इसका मतलब आपको पता है कि न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अभी जो फिलिक है इसका मतलब क्या होता है, फिलिक का मतलब होता है लव, ठीक है। तो न्यूक्लियस लव, ठीक है, यानी न्यूक्लियस को लव करने वाला क्या कहलाता है, हमारा न्यूक्लियोफिलिक कहलाता है। कैसे, अब आपको पता है कि न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस में हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, ये आपको पता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस को लव करता है यानी क्या होगा, ये खुद एक इस तरीके से होगा, मतलब कि न्यूक्लियोफिलिक मतलब कि ये नेगेटिव होगा, ठीक है। अब आपको पता है कि न्यूक्लियोफिलिक क्या है, हमारा एक नेगेटिव पार्ट है, ठीक है। तो नेगेटिव पार्ट जब किसी भी कंपाउंड में जुड़ के किसी चीज को सब्स्टिट्यूट कर दे, सब्स्टिट्यूट मतलब क्या होता है, उसको हटा दे और खुद जाके वहां पे लग जाए, तो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके बाद हम क्या करते हैं कि इसको मैं आपको एक और क्लियर तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि मैंने ये डायग्राम बना रहा हूं एक्स से। अब रिएक्शन है हमारी हेलो एल्केन्स की, तो ये हमारा क्या है, हेलो एल्केन्स। अब इसमें क्या है, हमारा सी जो होता है वो पॉजिटिव पार्ट होता है और हेलोजन हमारा नेगेटिव पार्ट होता है। अब मैं इसकी रिएक्शन अगर न्यूक्लियोफिलिक के साथ करवा दूं तो क्या होगा कि जो न्यूक्लियोफिलिक है ये सीधे यहां पे अटैक करेगा, ठीक है। अब जब ये यहां पे अटैक करेगा तो हमारा क्या होगा कि हेलोजन जो है निकल जाएगा, तो यहां पे हमारा क्या बन जाएगा, इस तरीके से देखिए, प्लस एक्स नेगेटिव आपका बाहर हो जाएगा और ये इससे जुड़ जाएगा। अब मैं इसके बाद क्या करता हूं कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे कंपाउंड है, ठीक है, तो उन हम कंपाउंड्स को देखते हैं किस तरीके से, कंपाउंड्स को भी सॉल्व करके आपको मैं बताऊंगा किस तरीके से। जैसे कि देखिए NaOH है हमारा एक कंपाउंड, ठीक है, और KOH है, ये हमारा क्या है, रिएजेंट, ठीक है, ये हमारा क्या है, न्यूक्लियोफिलिक। अब न्यूक्लियोफिलिक कैसे, मैं आपको इसमें इसके में लिख के बता देता हूं इसके साथ साथ ही। जैसे कि आपको ये दिख रहा है NaOH, तो NaOH में क्या होता है, हमारा Na पॉजिटिव होता है और OH नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये क्या बन गया, हमारा OH जो है न्यूक्लियोफिलिक बन गया। अब अगर OH की रिएक्शन में R के साथ करवाऊं, अब R क्या है आपका, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये आपको दिखाया था, R क्या है यहाँ पे CH3X था, देखिए ये जो X है ये है और ये CH3 था, ठीक है। तो यही R क्या है हमारा, यहाँ पे लिख दिया, और OH है ना। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो जब भी किसी भी कंपाउंड या किसी भी एल्काइल ग्रुप में OH लगा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एल्कोहल बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम सेकंड को देखते हैं, जैसे H2 है, तो H2O में क्या होता है कि आपको H2O का पता है कि H2O में कैसे होता है, एक H पॉजिटिव होता है और OH नेगेटिव होता है, ठीक है। तो इसमें भी अगर ये R के साथ रिएक्ट करेगा तो एल्कोहल बनाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ ही में आप तीसरे नंबर पे देखते हैं तो NaOR लिखा है, जैसे कि, तो NaOR किस तरीके से होगा, आप देखिए NaOR डैश है, सॉरी R नहीं है, R डैश है। तो इसका मैं अगर कंपाउंड बनाऊं, जैसे कि R में ले लेता हूं CH3, ठीक है, ये मैंने CH3 लिया, लेकिन अब क्या होगा कि इसमें O भी लगा है और Na भी लगा है, तो O हमेशा कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में रहता है, इस तरीके से एक Na हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा आपका H, ठीक है। तो इस तरीके से ये कंपाउंड होगा। अब इसमें क्या होगा कि हमारा R-O जो है, ठीक है, ये क्या बन जाएगा, हमारा न्यूक्लियोफिलिक पार्ट बन जाएगा और ये वाला पार्ट Na जो है वो हट जाएगा, ठीक है। तो जब ये R नेगेटिव किसी भी दूसरे R के साथ करेगा, जैसे ये R- है, तो R- जैसे हमारा CH3 है, तो यहां पे क्या होगा, R होगा। अब R क्या हो सकता है हमारा, C2H5, C3H7, इस तरीके से हो सकता है। तो यहां पे क्या होगा कि जब R के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा हमारा, देखिए
ROR, ये देखिए यहाँ पे लिखा है ROR डैश होगा, ठीक है, आर नहीं होगा। बार बार मैं डैश बोलना भूल जा रहा हूं तो उसके लिए सॉरी। तो हम ऐसे प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, ईथर कहते हैं, जिसमें क्या होगा कि बीच में O है और दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप हो, ठीक है। इसके बाद हम आगे देखते हैं NaI। अब NaI में क्या है आपका Na पॉजिटिव और I नेगेटिव, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन अगर आप R के साथ कराएंगे तो क्या बन जाएगा, RI बन जाएगा, ये देखिए। और इसको हम क्या बोलते हैं, एल्काइल आयोडाइड, इसका नाम तो आपको पता ही है। इसके बाद हम NH3 को देखते हैं। NH3 क्या है हमारा, अमोनिया, ठीक है। तो NH3 का डायग्राम कैसा होता है, इस तरीके से होता है, ठीक है, NH3 का। तो अब क्या है कि जैसे कि ये NH3 है तो NH3 पूरा ही क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक होता है, ठीक है। NH3 पूरा न्यूक्लियोफिलिक है, ये देखिए। अब इसके R के साथ रिएक्शन करवाए तो देखिए यहाँ पे NH2 लिखा है, लेकिन यहाँ पे NH3 लिया था हमने, तो NH2 कैसे हुआ, ये चीज आपको पता होना चाहिए। जैसे कि इसमें अब मैं इसमें अगर R को ऐड करूं तो क्या होगा कि एक H को रिमूव कर देगा, तो यहाँ पे से क्या बच रहा है, 1 2 H बच रहे हैं और N और R, ये देखिए इस तरीके से। अब इसके बाद मैं क्या करूं कि अगर ये जो आपको दिख रहा है RNH2, इसकी रिएक्शन में अगेन R से करवा दूं तो देखिए क्या बनता है हमारा। अगर मैं इसकी रिएक्शन अगेन R से करवाऊं तो क्या बनेगा, ठीक है, तो RNH बनेगा, ठीक है, क्योंकि एक H को और रिमूव कर दिया R ने और एक को क्या करेगी, डैश दे दे, क्योंकि दोनों कंपाउंड सेम नहीं होंगे। इसके बाद अगर मैं इसी की रिएक्शन, ठीक है, किससे करवा दूं, फिर से अगेन R से करवा दूं और R से नहीं R डबल डैश से करवा, तो आंसर क्या बनेगा, इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो यहां पे देखिए आप लिखा भी हुआ है, प्राइमरी अमीन कहेंगे इसको हम, इसको सेकेंडरी अमीन कहेंगे, इसको टर्शरी अमीन कहेंगे, ये देखिए, ठीक है। इसके बाद हम 8 नंबर पे चलते, KCN। तो K पॉजिटिव होता है, आपको पता है, पोटेशियम पॉजिटिव होता है, और CN आपका नेगेटिव पार्ट है, यानी न्यूक्लियोफिलिक है। अब इसकी रिएक्शन R के साथ कराएंगे तो RCN बनेगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं, नाइट्राइल या साइनाइड गैस बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आगे कुछ और न्यूक्लियोफिलिक्स हैं, उनको भी देख लेते हैं। जैसे कि हमारा क्या है, AgCN। तो AgCN जो है, अब ये क्या करेगा कि R के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेता है, RNC। यहाँ पे RCN नहीं बनाता है, यहाँ पे RNC बनाता है, मतलब कि आइसोसाइनाइड बनाता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा CN न्यूक्लियोफिलिक था, लेकिन यहाँ पे हमारा कुछ और न्यूक्लियोफिलिक है, ठीक है। तो इसलिए RNC हुआ और यहाँ पे RCN हुआ था, ठीक है। इसके बाद हम आगे नंबर देखते हैं 10th नंबर पे, KNO2। अब KNO2 में क्या है हमारा, NO2 हमारा क्या है, न्यूक्लियोफिलिक है। तो जब NO2 न्यूक्लियोफिलिक से रिएक्ट करेगा तो RNO2 बना लेगा, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, एल्काइल नाइट्राइड। उसी तरीके से ये भी है और सब उसी तरीके से सेम है। तो सब चीज आपको बताने की जरूरत नहीं, मैंने इतना बता दिया है। आप चाहे तो इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, आप खुद अपने आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो हमने इतना देखा। इसके बाद हम क्या करते हैं कि हमारा क्या करते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे चलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा क्या है, मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाई मॉलिक्यूलर, जिसको हम कहते हैं SN2, ठीक है। तो सबसे पहले हम मैकेनिज्म देखते हैं। तो हम डायग्राम बनाते हैं किस तरीके से, जैसे कि ये देखिए मैंने ये बनाया और इस तरीके से मैंने इसमें Cl लगा दिया, ठीक है। और यहां पे देखिए आप, यहां पे H लगा दिया और एक यहां पे H लगा दिया। तो मैंने इस तरीके से आपका डायग्राम एक बनाया। अब इसमें आप समझिए कि ये चीजें हमारी है क्या। यहाँ पे जो आपको कुछ नहीं दिख रहा है, ये क्या है हमारा, यहाँ पे कार्बन है, ठीक है। और ये आपको हेलोजन पता है। अब ये दो चीजें क्या है, तो ये दो चीजें क्या है, हम इसको क्या बोलते हैं हमारा वेज, और इसको क्या बोलते हैं हम डैश, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि वेज मतलब होता है आगे की तरफ, ठीक है, और डैश मतलब होता है पीछे की तरफ। जैसे कि ये मैं आपको 2 उंगली दिखा रहा हूं, ठीक है। तो अगर आप आगे से देखेंगे तो ये वाली जो उंगली दिख रही है आगे और ये वाली पीछे, तो ये क्या है हमारा बेज हो गया, ये हमारा क्या डैश हो गया। ठीक उसी तरीके से ये हमारा बना है। अब हम इसमें क्या करते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक को ऐड करते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक हम कोई सा ले लेते हैं, हमने यहाँ पे क्या ले लिया, OH ले लिया, ठीक है। तो इसके साथ जब हम रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, देखिए एक इंटरमीडिएट स्टेट हमारी बनेगी, ठीक है। तो हम एक इंटरमीडिएट वाले स्टेट का भी डायग्राम बनाते किस तरीके से होगा, ठीक है। ये देखिए मैंने ज्यादा पतला बन गया, इसमें डायग्राम थोड़ा टफ होगा बनाना। अब इसमें क्या होगा कि जैसे कि हमारे यहाँ कार्बन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो H आपको उधर की तरफ दिख रहा था, ये हमारा क्या होगा कि स्ट्रेट आ जाएगा,
ठीक है, और एक तरफ हमारा Cl लगा था तो वो आ जाएगा, दूसरी तरफ हमारा HO आ जाएगा, ठीक है। और यहां पे क्या हो जाएगा हमारा डैश और यहाँ पे बैच, इस तरीके से बनेगा इंटरमीडिएट स्टेट में। अब क्या होगा कि आगे की स्टेप में हमें जब न्यूक्लियोफिलिक लगा इसमें तो Cl हटेगा, तो क्या करते हैं कि Cl को रिमूव कर देते हैं, इस तरीके से हो जाएगा। जब हम Cl को रिमूव कर देंगे इस तरीके से बनेगा। अब यहाँ पे कुछ आपको अंतर दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, बनने के बाद क्या अंतर दिख रहा है कि जो आपका H डैश और बैच इस तरीके से था बिल्कुल पलट चुका है, वो यहां पर इस तरीके से हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अगर इधर का हटेगा तो ये H इधर की तरफ आ गया, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करते हैं कि इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उस पॉइंट्स को हम समझते हैं, जिससे क्या होगा कि आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा। और जो इसके बाद हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर पढ़ना है तो उसमें भी आपको बहुत सारी चीजें इसी की तरह हैं। तो ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स। तो सबसे पहले क्या हो रहा है हमारा कि इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, मतलब कि ये देखिए ये इधर की तरफ था तो पूरा इन्वर्ट हो गया इधर की तरफ, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये देखिए इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। उसके बाद सेकंड हम क्या देखते हैं कि ये जो है वन स्टेप रिएक्शन है, और सबसे बड़ा डिफरेंस यही है, यहां पर हम इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमोलिकुलर, ठीक है। लेकिन ये होती किस में है, एक स्टेप में होती है। यही आपको समझना है, यही कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स कि अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दी हुई है यूनिमोलिकुलर तो वो क्या होगा कि 2 स्टेप में होगी, लेकिन यहां पे हमें क्या दिया हुआ है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमोलिकुलर, इसका मतलब क्या होगा कि ये एक स्टेप में होगी, ठीक है। तो 1 स्टेप रिएक्शन। इसके बाद ये क्या है कि बाइमोलिकुलर है तो ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं कि इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होता है कि हमारे प्राइमरी हैलाइड में कितना रिएक्टिव होगा, सेकेंडरी हैलाइड में कितना रिएक्टिव होगा, टर्शियरी हैलाइड में कितना रिएक्टिव होगा, किस तरीके से इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होगी। तो लिखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो सबसे पहले आप देखिए प्राइमरी हैलाइड जो होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमोलिकुलर में सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। उसके बाद आपको पता ही है सेकेंडरी हैलाइड। उसके बाद थर्ड में क्या है हमारा टर्शियरी हैलाइड, ठीक है। अब मैं डायग्राम के थ्रू भी आपको बता देता हूं कि हमारा प्राइमरी हैलाइड क्या होता है। एक बार फिर से ये देखिए, एक अगर R लगा है तो प्राइमरी हैलाइड। अब मैं आपको सेकेंडरी का डायग्राम बताता हूं, ये C, ये देखिए R डैश और H, यहाँ पे 2 लगे हुए हैं R, तो ये सेकेंडरी है। अब टर्शियरी बता देता हूं, 3 होंगे यहाँ पे R डैश R डबल डैश, ठीक है। तो हमारा क्या है टर्शियरी हैलाइड है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा SN2 खत्म हुआ। इसके बाद हम आते हैं हमारे SN1 पे। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि हमारा SN1 क्या होता है। तो जैसे कि वो एक स्टेप की रिएक्शन थी SN2, वैसे ही SN1 2 स्टेप रिएक्शन है। यही चीज आपको दोनों में डिफरेंस है, सबसे बड़ा डिफरेंस, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको पूरी इक्वेशन लिख के बताता हूँ, फिर मैं आपको उसके बाद बताऊंगा कि किस तरीके से उसको 2 इक्वेशन में सॉल्व करेंगे। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ CH3 का होल थ्राइस CBr, ठीक है। इसको मैं आपको अभी समझाता हूँ क्या होगा। और ये न्यूक्लियोफिलिक हमारा, तो इसकी रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा CH3 का होल थ्राइस COH प्लस Br नेगेटिव। तो यहाँ पे मैंने आपको ये एक स्टेप में दिखाया, ठीक है। अब मैं इसको आपको 2 स्टेप में किस तरीके से करेंगे वो बताता हूं। तो जो आपको ये दिख रहा है इसको अपन हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से देखिए, है ना। अब क्या करते हैं कि पहली स्टेप में क्या होगा इसमें कि ये Br जो है हटेगा, ठीक है। तो पहली स्टेप में क्या करते हैं, यहाँ पे स्टेप 1 लिख देते हैं हम। तो पहली स्टेप में क्या होता है कि ये क्या होता है C पॉजिटिव हो जाता है और CH3 ये इस तरीके से होता है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि Br नेगेटिव निकल गया हमारा, ये देखिए इस तरीके से, तो C यहाँ पे पॉजिटिव बचा, ठीक है। अब इसी हम स्टेप को क्या कहते हैं, स्लोवेस्ट रेट डिटरमिनेशन
स्टेप। अब हम क्या करते हैं कि इसको अब न्यूक्लियोफिलिक के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक के साथ कैसे रिएक्ट होगा, सबसे पहले हम इसी कंपाउंड को दोबारा बना लेते हैं इस तरीके से। अब इसके साथ मैं न्यूक्लियोफिलिक को ऐड कर रहा हूं, तो अब आपको पता है कि यहां जाके जुड़ जाएगा, ठीक है। ये स्टेप 2 है। और स्टेप 1 जो है हमारी रिवर्सिबल होती है, रिवर्सिबल नहीं होती है। तो देखिए किस तरीके से बन जाएगा। और इसको इस तरीके से बनाने से मैं इसको डायरेक्टली इस तरीके से लिख देता हूं, ये देखिए, ठीक है। इस तरीके से हमारा SN1 होता है, यानी सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक 1। जैसे हमने SN2 में पॉइंट्स देखे थे, उसी तरीके से हम SN1 में भी कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें क्या लिखते हैं कि ये हमारी 2 स्टेप रिएक्शन है, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखते हैं, फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करती, क्योंकि SN1 है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक चीज और बता दूं, सबसे मेन चीज कि जो SN1 रिएक्शन है, ठीक है, क्या होता है कि वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या करती है, कैरी आउट करती है। कैरी आउट करने का मतलब कि SN1 रिएक्शन जो है सिर्फ पोलर पेट्रोइक सॉल्यूशन में ही होती है। अब ये पोलर पेट्रोइक सॉल्यूशन होता क्या है, जैसे आपका वाटर H2O। अब H2O में क्या होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, ठीक है। उसी तरीके से आपका एल्कोहल, एल्कोहल जैसे कि मैं लिख दूं यहाँ पे CH3OH, तो OH नेगेटिव, CH ये पॉजिटिव। तो पोलर पेट्रोइक सॉल्यूशन में ही क्या होती है, हमारी SN1 रिएक्शन कैरिड आउट होती है, मतलब कि होती है, ठीक है। तो यहां पे मैं आपको लिख देता हूं, SN1 रिएक्शन आर कैरिड आउट इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। ऐसे ही सॉल्वेंट में क्या होती है, कैरिड आउट होती है। इसकी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बताता हूं, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि SN2 में क्या हो रहा था कि प्राइमरी हैलाइड जो था वो सबसे पहले SN2 रिएक्शन कर रहा था, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो जाता है। यहाँ पे जो हमारा टर्शरी हैलाइड होता है वो सबसे पहले हमारी रिएक्शन को देता है, उसके बाद सेकेंडरी, और लास्ट में हमारा प्राइमरी हैलाइड, ठीक है। अब ये हमने देखा। इसके बाद हम क्या करते हैं कि हमारा तीसरे नंबर की तरफ बढ़ते हैं, स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये देखिए किस तरीके से होगा। तो हम समझते हैं कि हमारा स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स क्या होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, ठीक है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे जो आपको इम्पॉसिबल दिख रहा है, सुपर इम्पॉसिबल, उसका मतलब आप समझिए क्या होता है। जैसे कि मैंने इस तरीके से, देखिए मेरा एक हाथ है और ये मेरा दूसरा हाथ है, मैंने इस तरीके से हाथ रखा, तो आपको नीचे वाला जो हैंड है वो नहीं दिख रहा है, ठीक है। मतलब कि जो नीचे वाला हाथ है वो सुपर इम्पोज हो गया है किससे, ऊपर वाले हाथ से, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी लिखा है, लाइक ए पेयर ऑफ हैंड, ठीक है। तो आपने सुपर इम्पॉसिबल का मतलब समझा। इसके बाद अब ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि सुपर इम्पोज ना हो, ठीक है, अपनी मिरर इमेज में, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, कायरल, ठीक है। और ऐसे सब्सटेंस या ऐसे ऑब्जेक्ट जो सुपर इम्पोज हो उन्हें हम क्या कहते हैं, एकायरल, ठीक है। इसके बाद नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस जो होती हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, एनेंशियोमर बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ पे रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, दो एनेंशियोमर इक्वल प्रोपोर्शन में क्या कहलाता है, हमारा रेसिमिक मिक्सचर कहलाता है। इसके बाद हम इसका डायग्राम या फिर इसका स्ट्रक्चर देखते हैं किस तरीके से। ये देखिए, ये आपका क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है। अब मैं क्या करूं कि इसका अगर इन्वर्जन करूं, इसको अगर पलट दूं, तो आपको किस तरीके से दिखेगा, इस तरीके से दिखेगा। और y के साथ जब रिएक्शन होगी, जैसे कि देखिए आप यहाँ पे x है, अब अगर मैं इसको पलट दूं और y के साथ उसकी रिएक्शन करवा दूं, तो ये देखिए पलट गया पूरा। यहाँ पे आपको H इधर दिख रहा है तो यहाँ पे इधर दिख रहा है, CH3 इधर तो CH3 इधर, और Y के साथ रिएक्शन हुई तो ये Y आ गया, ठीक है। अब मैं इसका क्या करूं कि रिटेंशन कर दूं। रिटेंशन करना मतलब कि वापिस मैं उसको उसी स्ट्रक्चर पे लाता हूं, उसी तरीके से। तो जैसा ये है उसी तरीके से ये देखिए ये भी है, बस क्या हुआ कि यहाँ पे x की जगह y आ गया, ओनली रिएक्शन हो गई, ठीक है। तो ये कंपाउंड क्या है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल है। अगर हम इसको मिरर के सामने रखें तो इस दोनों का जो स्ट्रक्चर जो है अलग अलग होगा। तो ये हमारे क्या है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल है। तो उन्हीं के पेयर ऑफ मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं, ठीक है। ये आपने देखा। तो हम अब इसकी एलिमिनेशन रिएक्शन पे आते हैं। देखिए, तो सबसे पहले मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना लेता हूं, तो उसके थ्रू बताऊंगा किस तरीके से। और यहां पे क्या लगा देते हैं हम, एक्स, यानी कि हेलोजन,
ठीक है, तो ये आपको पता है कि हमारा क्या है, इथाइल हेलाइड है। ठीक है, अगर मैं इसकी रिएक्शन क्या करूं, बेस के साथ कर दूं, देखिए किस तरीके से। तो बेस के साथ जब हम इसकी करेंगे, और बेस में पता है कि हमेशा लॉन पेयर होता है, तो हमें देखते हैं क्या मिलता है। ठीक है, अब क्या होता है कि यहां पे सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है। अभी जैसे आपने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ी न्यूक्लियोफिलिक, तो उसमें क्या हो रहा था कि जैसे कि कोई भी कंपाउंड या फिर कोई भी न्यूक्लियोफिलिक जब जुड़ रहा था स्ट्रक्चर में, तो क्या कर रहा था कि जो यहाँ पे हाइड्रोजन है उसको हटा के और वो जुड़ जा रहा था, तो वो सब्स्टिट्यूट कर रहा था, मतलब हटा रहा था। लेकिन यहाँ पे एलिमिनेशन का मतलब ये होता है कि जो ये बेस है ये खुद तो इसमें नहीं जुड़ता है, लेकिन यहां से हेलोजन्स को हटा देता है। ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके से। अब ये जो आपका बेस है, ठीक है, तो जब ये इस पे अटैक करेगा, यहां पे देखिए, ठीक है, तो जैसे कि यहां पे आपको बी और डॉट डॉट दिख रहा है, इसका मतलब मैं आपको बताता हूं क्या होता है। जैसे कि मैंने यहां पे KOH लिया, ठीक है, तो जो K है वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो जो आपको OH दिख रहा है वही आपका क्या है, ये B जो दिख रहा है यही है। तो क्या होता है कि जब हम इसकी रिएक्शन इसके साथ करवाते हैं, तो देखिए क्या होता है, ये OH जो है इस पे अटैक करेगा, तो देखिए यहां पे वाटर बन जाएगा। ठीक है, ये मिला के H2 हो गया। अब क्या होगा कि जब ये यहां से H हट जाएगा, तो क्या होगा कि अब कार्बन जो है आपका दिख रहा है अनबैलेंस हो जाएगा। 1 2 3 ही यहां पे बॉन्ड है, कार्बन को कितनी बॉन्ड चाहिए, 4 बॉन्ड चाहिए। तो क्या होगा कि यहां पे डबल बॉन्ड आएगी। अब यहां पे डबल बॉन्ड आने से क्या होगा कि 1 2 3 4 5, यहां पे 5 इस कार्बन के पास बॉन्ड हो जाएगी, लेकिन ये तो बैलेंस हो जाएगा। तो क्या होगा कि जो आपको हेलोजन दिख रहा है ये रिमूव होगा, और ये K के साथ कंबाइन होके क्या बना लेगा, हमारा KX, और हमारा स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, इस तरीके से, देखिए। ठीक है, अब ये हमारा क्यों होता है, ये हमारा इसलिए होता है क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, मतलब कि यहां पे वाटर निकल रहा है। डिहाइड्रो का मतलब क्या हो रहा है, वाटर निकल रहा है, और हेलोजिनेशन मतलब कि हेलोजन जो है हट रहा है यहां कंपाउंड से, इसके साथ रिएक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आएगा एलिमिनेशन का कॉन्सेप्ट क्या है। अब यहां पे हम देखते हैं कि ये तो सिर्फ 2 कार्बन वाले कंपाउंड के लिए होगा। अब जैसे कि हमारा क्या हो, पेंटेन दिया हुआ, तो ऐसे कंपाउंड्स के लिए क्या होगा, मैं आपको लिख के बताता हूं। सबसे पहले पेंटेन का स्ट्रक्चर बना लेता हूं, CH3 CH2 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 और CH3। ठीक है, ये मैंने पेंटेन का स्ट्रक्चर बना लिया। अब मैं क्या करता हूं कि इसमें एक ब्रोमीन, ठीक है, और यहां पे H ही बचेगा। ठीक है, समझ में आया क्यों, क्योंकि कार्बन की 4 बॉन्ड होती है, 1 2 3 और एक हाइड्रोजन 4। अब मैं क्या करता हूं कि इसमें हमारे बेस को डाल देते हैं, OH को। अब OH को जब इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो क्या करेगा कि जैसे कि यहां पे 3 हाइड्रोजन है, तो क्या करेगा कि इसके एक हाइड्रोजन को लेके और कैसा कंपाउंड बना लेगा, CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, यहां पे CH2 का। अब जो आपका ये Br है वो आप हट गया। यहां पे क्या होगा कि अगर यहां पे KOH लेंगे तो K के साथ चला जाएगा, NaOH लेंगे तो Na के साथ चला जाएगा, तो इस तरीके से ये हट जाएगा, ये हमारा Br। लेकिन यहां पे 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है। कंपाउंड 2 तरीके से बनेगा। अगर आप यहां से रिएक्शन करवाएंगे तो कंपाउंड ऐसा बनेगा, ठीक है, लेकिन अगर आप यहां से रिएक्शन करवाएंगे OH के साथ, तो देखिए आपका कंपाउंड कैसा बनता है, इस तरीके से आपका कंपाउंड बनेगा। ठीक है, बनेगा। अब हम क्या करते हैं कि इसका नाम लिख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, पेंट 2इन। ठीक है, और ये हमारा क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा 81%। ठीक है, और ये हमारा क्या है, पेंट 1इन, ये हमारा क्या है 19%, ये हमारा माइनर प्रोडक्ट है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां पे सेटजेफ रूल लगेगा। और सेटजेफ रूल क्या बोलता है आपका कि अगर डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कोई रिएक्शन हो रही है, तो उसमें मेजर प्रोडक्ट वो होगा जिसके पास ज्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे, और कहां पे, डबल बॉन्ड के पास वाले कार्बन एटम्स के। इस तरीके से क्या हो रहा है कि आपका सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग ये हमारा मेजर प्रोडक्ट हो रहा है, ये हमारा माइनर प्रोडक्ट हो रहा है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं कि हमारे लास्ट और थर्ड पे आते हैं रिएक्शंस विथ मेटल, जिसमें हमें कुछ नेम रिएक्शन पढ़नी है, वुड्स रिएक्शन, फ्रैंकलिन रिएक्शन हमें पढ़नी है। ठीक है, तो हम देखते हैं हमारी सबसे पहले नंबर की रिएक्शन। जैसे कि मैं यहां पे क्या ले लूं, CH3 CH2Br, ये क्या है हमारा इथाइल ब्रोमाइड। अगर इसकी रिएक्शन में मैग्नीशियम के साथ करवाऊं,
और ड्राई ईथर की। अब आपको पता है कि मेटल की रिएक्शन में जब भी आप लिखें तो ड्राई ईथर का बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है, कैटलिस्ट की तरह यूज होता है। तो यहां पे अगर हम इथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन Mg के साथ करवाएं तो हमारा क्या बनता है यहाँ पे CH3CH2MgBr। अब जो ये Mg है वो हमेशा क्या होता है कि बीच में आके फिक्स होता है, और इसको हम क्या कहते हैं, रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। और इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि ये जो आपको रिग्नार्ड रिएजेंट दिख रहा है ये आपको बहुत अच्छे से याद करके रखना है, क्योंकि ये जो आपका आगे के चैप्टर है एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन्स, उन सब चैप्टरों में इसका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। इससे आप बहुत ज्यादा एल्कोहल, कीटोन ये सब आप प्रिपेयर करेंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए कि रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला क्या होता है। अब जरूरी नहीं कि यहां पे मैं क्या लू, Br ही लू। अगर Rx, अब Rx पता है क्या है, R ये है आपका और X ये है आपका, इसकी रिएक्शन में Mg के साथ करवाऊं, कुछ भी हो सकता है यहां पे कंपाउंड, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ठीक है। तो क्या बनेगा हमारा RMgX। ये जो रिएक्शन आपको दिखाई थी मैंने लिख के पहले, उसका मैं ये क्या लिख रहा हूं कि ये फॉर्मूला है, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, और रिग्नार्ड रिएजेंट के अलावा एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, ठीक है। एक कंपाउंड फिर से लिखता हूं मैं, और उसकी रिएक्शन हम करवाते हैं, ये देखिए, लिथियम के साथ, ठीक है। तो लिथियम के साथ होगा तो क्या बनेगा, CH3CH2Li प्लस LiBr, यानी लिथियम ब्रोमाइड प्लस माइल लिथियम, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, इसको बैलेंस कर लेते हैं, तो ये हमारी बैलेंस हो चुकी है, ठीक है। और कंपाउंड लिख लेते हैं CH3CH2Br। इसकी रिएक्शन मैं करवाता हूं किसके साथ, Zn के साथ, ठीक है। तो क्या बनेगा आप ये देखिए, CH3CH2Zn प्लस ZnBr2, ठीक है। तो ये आपका क्या बनेगा, कंपाउंड बनेगा। अब मैं इसको क्या कर लेता हूं, बैलेंस कर लेता हूं, 2 और इसका होल 2, ठीक है। तो ये हमने क्या कर लिया, बैलेंस कर लिया। अब हम क्या करते हैं कि नेम रिएक्शन पे आते हैं, और नेम रिएक्शन हमारी कौन सी है, वुड्स रिएक्शन देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एक, वुड्स रिएक्शन, ठीक है। तो मैं यहां पे RX ले रहा हूं, ठीक है। अब RX क्या है हमारा, बार बार मैं आपको बताता हूं, एल्काइल हैलाइड प्लस Na प्लस RX, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ ईथर। अब मैंने यहां पे 2 RX क्यों लिया, इसलिए RX लिया क्योंकि अगर कोई भी आप सॉल्यूशन या सॉल्वेंट लेते हैं तो उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो RX के बहुत सारे मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ठीक है। अब जब इसकी रिएक्शन इसके साथ होती है तो क्या बनता है, RR, मतलब कि हमारा हाइड्रोकार्बन बनता है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन यानी कि मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेप्टेन, हेक्सेन, और साथ में हमारा NaX बनता है। अब 2 होगा X, क्योंकि यहां पे देखिए एक इसका X, एक इसका X, तो यहां पे 2NaX हो गया। अब इसको हम बैलेंस कर लेते तो 2 यहां आ जाएगा। उसी तरीके से ये हमारा क्या है, मेन इक्वेशन है। अब इसमें अगर वैल्यू रखें, जैसे कि मैं यहां पे लूं CH3X प्लस Na प्लस CH3X, ठीक है, और X की जगह मैं Cl ले लेता हूं, ठीक है यहां पे। तो आप देखिए क्या बनेगा ईथर की प्रेजेंस में, CH3 प्लस 2NaCl। अब आप यहां पे देखिए, यहां पे मिथाइल क्लोराइड लिया था तो क्या बन गया हमारा, इथेन बन गया। तो इस रिएक्शन की हेल्प से आप पता है क्या कर सकते हैं, कोई सा भी आप एल्केन बना सकते हैं, ठीक है, सिवाय किसके, मीथेन के, क्योंकि मीथेन नहीं बना सकते आप, क्योंकि जब जुड़ेगा तो 2 कार्बन हो जाएगा, और 2 कार्बन ईथेन पे होता है। अगर आप यहां पे क्या कीजिए कि CH3Cl लीजिए और यहां पे क्या लीजिए C2H5Cl लीजिए, तो यहां पे क्या बन जाएगा आपका प्रोपेन। उसी तरीके से अगर दोनों मिथाइल ग्रुप लेंगे तो क्या बन जाएगा आपका ब्यूटेन बन जाएगा। इस तरीके से आप सारे हाइड्रोकार्बन्स को या सारे एल्केन ग्रुप को बना सकते हैं एक्सेप्ट किसके, मीथेन के। अब इस रिएक्शन में अगर हम थ्योरी लिखें तो व्हेन एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ सोडियम देन इट गिव्स एल्केन या फिर हाइड्रोकार्बन, ठीक है। थी। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि हमारी फ्रैंकलिन करते हैं। तो फ्रैंकलिन रिएक्शन में क्या होगा, ठीक उसी तरीके से यहां पे क्या होगा कि हमारा Na था, लेकिन यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, Zn। अब जब ठीक उसी तरीके से जब इसकी रिएक्शन इसके साथ होगी तो क्या बन जाएगा हमारा RR, मतलब कि हमारा एल्केन बन जाएगा, और यहां पे क्या होगा हमारा ZnX
टू। ठीक है, यहां पे ZnX2 होगा क्योंकि Zn जो होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है, इसलिए बार बार यहां पे X2 आ रहा है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसका भी इसी तरीके से एग्जांपल लेते हैं, CH3Cl प्लस Zn प्लस CH3Cl। तो क्या बन जाएगा हमारा CH3 प्लस ZnCl2। ठीक है, इसकी भी थ्योरी लिख सकते हैं, व्हेन टू मॉलिक्यूल ऑफ एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ जिंक देन इट गिव्स एल्केन एंड जिंक डाइक्लोराइड। ठीक है, तो आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। आगे की वीडियो जो रिएक्शन ऑफ हेलो एरिन पर है, तो उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और उस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा, ये क्वेश्चन ये बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है, व्हाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स हेलो एरिन। तो उस क्वेश्चन का भी जो आंसर है उस वीडियो में आपको मिलेगा। तो उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां जाइए और आप वहां से उस वीडियो तक पहुंच सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मेक इजी लर्न इजी।